सत्य बहुमत पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व प्रत्याशी भी हैं, कैंडिडेट भी हैं और चुनाव लड़ा था आपने लोकसभा का, पहले लड़ा था ना, पूर्व हैं। सर, जिस तरीके से एक विचार की बुनियाद रखी गई सत्य बहुमत की और सत्य बहुमत की परिभाषा जानने की, आज इतने लोग आपके साथ में हैं, कितना कामयाब समझते हैं आप इस विचार को जब लोगों का समर्थन इतना मिलता है? कोई भी विचार जो परंपरा से हटकर है, कुछ परंपराएं पुराने समय से चली आ रही है और उनको इतना मजबूत हो गया कि लोग बाग उसके आगे सोचते ही नहीं हैं, और वो परंपरा गलत है तब भी उसको गलत नहीं मानते, उसको मनुष्यों के दिमाग में पक्का बैठ जाता है कि यही सही है। पर जो सही दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति जब देखता है कि भाई ये परंपरा तो बिल्कुल गलत है और इसी परंपरा के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गंदे आदमियों को शासन में मौका मिल रहा है, शासन बदल रहा है, जनता का राज खत्म हो रहा है, और कोई व्यक्ति उस बारे में पूरा दिमाग लगा करके, जागृत हो करके, सोच करके फिर अपनी बात नहीं लाता है, उस बात को जनता को समझाने में एकदम मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही पक्का विचार बना हुआ है इतने समय से जो परंपरा चली आ रही है। तो उसके बावजूद भी हमको एक बड़ी खुशी की बात है कि आज की तारीख में लोग बाग बहुत डिस्कशन करना पड़ा, जनता से बातचीत करनी पड़ी, समझाना पड़ा, पर धीरे धीरे एक बार तो मना किया, लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में ये उतरने लगा कि वास्तव में इस गलत परंपरा के कारण ये देश का हालत ख़राब हुआ है, प्रजातंत्र नीचे जा रहा है, प्रजातंत्र के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। तो ये आज कम से कम समझ में आने लगा है, पर अब इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, आगे बढ़ाना है, लिमिटेड क्षेत्र में नहीं रखना है। तो ये डिस्कशन आगे से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता है। तो आज हम शुरुआत कर दिया है, एक वृक्ष लगेगा, आज एक वृक्ष लगा है तो उसके फल और आएंगे, उसके फिर नए बीज तैयार होंगे, फिर नया आगे बढ़ता जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये हमको विश्वास है। देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर विचार है, इतना आसान शब्दों में समझाया गया है बहुमत को सत्य बहुमत पार्टी की तरफ से, कि देखिए, जब एक पार्टी को बहुमत मिला, किसी को मिले 55 लाख वोट और किसी को मिले 60 लाख वोट, लेकिन बहुमत किसका माना जा रहा है इसमें? 55 लाख वाले का, क्योंकि उसके पास सांसदों की संख्या ज़्यादा है। 60 लाख वाला जो है, जिसके पास 60 लाख वोट बहुमत पड़ा है, वो सरकार अपनी नहीं बना पा रहा बहुमत, जबकि 60 लाख वाले के पास है। जनता के बहुमत में और संसद के बहुमत में यहीं पर आकर के जो है आम नागरिक या आम वोटर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब हम उससे कहते हैं कि भाई बहुमत की परिभाषा बताओ, बहुमत है क्या, तो वो कहता है कि भाई जिसको ज़्यादा वोट मिला वो बहुमत है, उसका बहुमत माना जाएगा। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो सांसदों का बहुमत माना जाता है कि 272 सांसद कम से कम आपके होने चाहिए। तो अब आम जनता जो है सर, वो ये कहती है, उसका कहना यह है कि सांसद जो जीता है वो भी तो बहुमत से जीता है। तो इसको आप किस तरीके से समझाएंगे? बहुत सिंपल बात है कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव करते हैं या केवल लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य बनाने के लिए चुनाव कराते हैं। अगर केवल लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराने के लिए जाते हैं तो चलो, जिसको बहुमत मिल गया वो लोकसभा का सदस्य हो गया और विधानसभा का सदस्य हो गया, परंतु अगर उनको भी अधिकार दे दिया जाए कि वो सरकार बनावे, तो सरकार तो जनता के बहुमत से बननी चाहिए ना, और जनता का मतलब सारी जनता से मिल करके। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देश में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए ना। राज्य में जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले उसी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए ना, और उसी की सरकार बननी चाहिए। सिंपल इतनी सी बात हमारी है। आप क्या करते हो कि जनता में चाहे एक आदमी को 5 लाख वोट दिए और एक को 3 लाख ही दिए, वो 3 लाख से जीत के आया, दूसरा 5 लाख से जीत के आया, आप दोनों को एक ही वोट मानते हो, क्यों भाई? वो बराबर कैसे हो गए? हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, उसके अंदर एमएलए जो वोट देगा अगर राष्ट्रपति के चुनाव में, तो अलग अलग स्टेट के एमएलए की वैल्यू अलग अलग है जनता के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन क्या है उसके हिसाब से। उसी तरह लोकसभा का एमपी भी अगर देगा तो टोटल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, उसके अंदर डिवाइड हो के एक एमपी का वोट उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। यानी मान लो कि एमपी का है तो एमपी का मान लो 1000 वोट माने, एक एमपी के वोट का है, एमएलए का 30 ही होगा, इतना फ़र्क है। और फिर वो क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इन वोटों के हिसाब से फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
अब राष्ट्रपति जो कि टिटुलर हेड है, यानी काम नहीं करता देखा जाए तो केवल रबर स्टैंप है, उसके लिए तो आपने एमपी के वोटों का भी वैल्यूएशन अलग कर रखा है। राज्यसभा के वोट एमपी का भी वैल्यू अलग है, फिर लोकसभा का अलग है, विधानसभा के का वैल्यू अलग है। अरे तो भाई जो प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, जो सरकार चलाता है, असली सरकार वो चलाता है, तो उसके लिए जो एमपी 10 लाख से जीत के आया उसका 10 लाख वोट क्यों नहीं मानते हो? 10 लाख जिसने वोट लिए हैं चुनाव में, एक ने 6 लाख ही वोट लिए हैं, तो उसका वैल्यू केवल 6 लाख ही वोट होना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में। ऐसा नहीं हो रहा है, बस यही ये गलती है। इसके कारण ही गठबंधन हो रहा है, इसके कारण तोड़फोड़ हो रही है, इसी कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों से खरीद फरोख्त हो रही है एमपीज़ वगैरह की। तो ये सब तब खत्म होगा जब वास्तव में हर एमपी को उतने वोट का वैल्यू दिया जाए जितना उसने जनता ने उसको वोट दिया। यानी एक एमपी के ऊपर ये लागू हो कि आपको जीतने के लिए इतना बहुमत चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जितने वोट जनता ने जितने वोट दिए उतना बहुमत चाहिए। यानी आपने अगर 50 एमपी मिलकर के अगर उनका 50 लाख वोट मारे, क्योंकि अलग जनता जीत के आए, 50 लाख उनके हैं, दूसरे उसके 20 एमपी है, एक तो 50 एमपी के 50 लाख, एक दूसरा 20 एमपी है और वो 1 करोड़ वोट से जीत के आया है मिला करके उनके साथ टोटल वैल्यूएशन। तो वो 20 चाहे एमपी कम है लेकिन उनका जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि जनता ने तो उनको वोट ज़्यादा दिया ना। भाई जनता ने किसको ज़्यादा वोट दिया? क्योंकि सत्य बहुमत तो वही है ना, जनता जिसको ज़्यादा चुने वही बहुमत है। सर एक सवाल और है कि हाँ, लोग जब हम बात करते हैं सत्य बहुमत की तो एक बात और सुनने के लिए मिलती है, लोग कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। हाँ, इस बारे में तो संविधान बहुत साफ है भाई। संविधान के आर्टिकल 73, 74 को पढ़ लो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा, वहाँ ये नहीं लिखा कि किसको करेगा, इतना ही लिखा हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगी, इतना ही लिखा हुआ है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये नहीं लिखा कि मेजोरिटी से होगा कि माइनॉरिटी से होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ। 272, 273 का आंकड़ा नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये जानबूझ करके पता नहीं कहाँ से इन्होंने परंपरा डाल दी और उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम ये कह रहे हैं साहब, ये परंपरा गलत है, आपने जानबूझ के संविधान में नहीं लिखा है। संविधान के अनुसार उनके प्रति उत्तरदायी, इसका मतलब जो लोकसभा के लोग बाग हैं, जनता के प्रतिनिधि, उनके प्रति उत्तरदायी है। और हर एक एमपी अलग अलग प्रकार की जनता, अलग अलग संख्या की जनता को प्रतिनिधित्व करता है। एक 5 लाख का करता है, एक 2 लाख का ही करता है, एक 10 लाख का करता है। तो उनके वोटों को हिसाब में रख करके उनके मत से उनको रेटिफाई करना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर हमको स्वीकार है, नहीं तो नहीं स्वीकार। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी बात करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से बहुत आसान शब्दों में बताया, सत्य बहुमत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सत्य बहुमत पार्टी का विचार और उसका किस तरीके से काम करने का तरीका है। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अभी बहुत पैंच हैं। अगर माना जाए सत्य बहुमत की तरफ से तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके से भ्रष्ट है, क्योंकि सत्य बहुमत की परिभाषा आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने समझाने की कोशिश नहीं की। हमारा जो उद्देश्य है और जो सत्य बहुमत पार्टी का विचार है और उनका मकसद, वो यही है कि लोग जागरूक हों और बहुमत की परिभाषा को समझें। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं और इन विचारों से कितना सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।